नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है रतन असवाल जी, जो एक्सप्लोरर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में हेम्प यानी भांग की खेती का शोर बहुत हुआ था, लेकिन अब वो शोर शांत हो चुका है। लेकिन अगर मैं अन्य देशों की बात करूं, अन्य देशों में ये खूब फल फूल रहा है। एशियन इंटरनेशनल हेम्प एक्सपो बैंकॉक 2022 की हम बात करें, वहां पर उत्तराखंड का एक डेलीगेशन जाता है, वहां पर कई चीजों को देखता है, समझता है। और उस डेलीगेशन में रतन असवाल जी उत्तराखंड की ओर से वहां पर गए थे। हालांकि वो अपने खर्चे में गए थे, सरकार ने उनको नहीं भेजा, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर क्या सीखा, क्या समझा, उनसे हम बातचीत करते हैं। और उनसे हम ये भी जानेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पहले इसकी शुरुआत हुई थी, खूब हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब ये शोर कहीं ना कहीं शांत हो गया है। लेकिन उत्तराखंड में इसका स्कोप कितना, उनसे हम बातचीत करते हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हेम्प का हम जिक्र आज कर रहे हैं कि हेम्प को लेकर एक बहुत बड़ा हो हल्ला उत्तराखंड में हुआ था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं शोर थमता नजर आ रहा है। जबकि अगर बैंकॉक की बात करें, कुछ तस्वीरें हमने देखी थी कि जिन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा था कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेम्प से बनाए जा रहे हैं और लोगों की आर्थिकी का भी एक जरिया है। देखिए, जो हेम्प की यदि बात करें और हम अपने राज्य से उसका कनेक्शन जोड़ें, तो हेम्प की खेती हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से हो रही है। जी। और अंग्रेज़ों ने इसका एक डिपो काशीपुर में बनाया था, जिससे कि पूरे पहाड़ से वो इसके प्रोडक्ट्स को लाते थे और काशीपुर से रेल के माध्यम से वो बंदरगाहों तक जाते थे और बंदरगाहों से वो इंग्लैंड या अन्य देशों को प्रोडक्ट जाते थे। लेकिन उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद इस पे मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर लॉबी के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगवाए गए और इसमें काफ़ी हद तक प्रतिबंध है। लेकिन इसी बीच में हरीश रावत सरकार में इसका जिक्र हुआ था। जी। अब चूंकि हरीश रावत जी की एक समस्या है कि वो ढाई चाल चलते हैं, और जितनी वो ढाई चाल चलते हैं, थोड़ा सा हल्ला होता है तो वो ढाई चाल पीछे भी हो जाते हैं। तो उनकी समस्या थी, तो उन्होंने अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन थोड़ा सा हल्ला हुआ तो वो बैक फुट पे आ गए। जी। उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी आए, तो त्रिवेंद्र रावत जी हाथी की तरह चलते हैं। उनका स्वभाव है हाथी का है कि वो चलते रहते हैं, पीछे से हल्ला करते रहो, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो त्रिवेंद्र जी के टाइम पे भी हल्ला बहुत हुआ, लेकिन वो अपने मौज मस्त चाल में चलते रहे और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एक नीति बनाई और बहुत सारे लाइसेंस भी जारी किए गए और वो लोग अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक जो दिक्कत इसमें जो आ रही है, वो आ रही सीड की, बीज की, कि जिस बीज को आपने अनुमति दी है, उस बीज की समस्या हमारे देश में आ रही है कि कहाँ से आएगा। जी। अन्य देशों से मंगाने की हम बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूंगा, हम लोगों ने कोशिश करी थी, तो उसके लिए उस बीज को पहले भारत में सर्टिफाइड होना है, उसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा हमको भारत सरकार में, तब वो बीज हम आयात कर सकते हैं। इस बीच में कोविड आ गया तो शांत हो गया मामला। अब चूंकि वर्तमान में पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें और ज़्यादा सुधार होना चाहिए था, लेकिन पॉलिसी थमी हुई है एक तरीके से। तो इसमें जो सरकार ने अभी परमिशन दी है, उसने सिर्फ इंडस्ट्रियल हेम्प की परमिशन दी है, और उसमें सिर्फ आप इससे रेशा निकाल सकते हो। अब रेशे के साथ साथ जो है, सरकार को सीडीबी ऑयल निकालने की भी अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि सीडीबी ऑयल का यूज ज़्यादा है और वो महंगा है। किसान यदि किसी का उत्पादन करता है तो उसकी जो डंडी है, डंडी से तो रेशा निकालेगा वो, लेकिन उसकी पत्ती से सीडीबी ऑयल निकाल सकता है। जब आपने ऐसी वैरायटीज की जो है आपने अनुमति दे रखी है कि जिसमें नशे का कंटेंट है ही नहीं, औषधीय कंटेंट है, औषधीय गुण है उसके, तो आपको तेल निकालने की परमिशन देने में क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरा वर्तमान सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस ओर सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और नीति पारदर्शी बनाते हुए और सीडीबी ऑयल की भी परमिशन दे, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी संभावनाएं बहुत सारी हैं। अच्छा, हेम्प की हम बात करें तो अमूमन नशे से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन इसके उपयोग की जिस तरीके से बात करें, कितना उपयोगी इसको हम कह सकते हैं कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है कि वाकई न सिर्फ इसको हम नशे से जोड़ें? देखिए साहब, ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है तो वो दूसरे के सहारे चलता है, ठीक है नहीं। पशुओं के बच्चों की आंखें देर में खुलती हैं, तो अपनी माँ की साउंड के हिसाब से वो आचरण करते हैं कि उनको किधर चलना है या क्या नहीं करना है। तो सेम स्थिति इसकी भी है कि हल्ला वो कर रहा है जिसको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक। जी। अब
अब जब हम जो है बैंकॉक एक्सपो में गए तो हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई, कितने सारे उपयोग। मतलब आप लगाइए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों के लिए। तो मैंने पूछा उनसे, एक हॉलैंड के एक शख्स थे, तो वो कह रहे थे कि मोर देन 1500 यूजेज इसके हैं, मतलब 1500 यूजेज आप इसके ले सकते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि कपड़ा तो छोड़िए, स्किन से मतलब कॉस्मेटिक्स ही कम से कम 300 वेराइटियां हैं। सीडीबी ऑयल से जो बन रहे कॉस्मेटिक्स, 300 वेराइटियों के कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो उसका सीडीबी ऑयल है, हेम्प ऑयल है, सीडीबी ऑयल हेम्प ऑयल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंपोनेंट अलग हैं। हम नॉर्मल भाषा में एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन सबके लैंग्वेजेज अलग अलग हैं, यूज अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग हैं। उन्होंने जो है पेय पदार्थ बना रखे, एनर्जी ड्रिंक बना रखे हैं उससे, कई तरह के एनर्जी ड्रिंक, कई तरह की कॉस्मेटिक्स, और इवन जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो जिसको गढ़वाली में हम बोलते हैं बूखू, जो पालतू जानवर हैं उसके लिए खाने का यूज कर रहे हैं, उसको भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो। और मैंने वहां पे देखा है कि वो लोग जो कल्टीवेशन है, जो जिससे रेशा उन्होंने निकालना है, उसकी खेती तो ओपन में कर रहे हैं जी। लेकिन जो महंगी वैरायटी है जिससे उन्होंने अलग अलग यूज किए, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि मोर देन 1500 यूजेज इसके हैं, तो हो सकता है कि जैसे स्किन के लिए कोई और वैरायटी या किसी और तापमान में होता होगा, दवाई के लिए कुछ, जैसे उसमें उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी में भी ये काम आता है, और जो पेन किलर्स हैं उसके लिए काम आता है, इम्यूनिटी बूस्टर में ये काम आता है, आदमी की एज को मेंटेन करने में ये काम आता है। तो वो उनका कहना था कि जो सबसे ज़्यादा यूज ये हो रहा है वो इंसान की एज को मेंटेन करने में हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में हो रहा है। बाकी और चीज़ों में ये इस्तेमाल होगा उसका, लेकिन मेजर जो इस्तेमाल है इसमें है, और सबसे महंगा भी यही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2500 बात मीन्स कि आप समझ लीजिए कि 2.5 रुपए का, ये हमारे 2.5 रुपए का एक बात हुआ तो 5000 हो गया, और आप समझ लीजिए कि 6200 रुपये, तो 6200 रुपये का 10 ml हेम्प ऑयल, सीडीबी ऑयल। सीडीबी ऑयल थोड़ा सा, हेम्प ऑयल कम है, सीडीबी ऑयल महंगा है। तो आप लगाइए कि 6500 रुपये का 10 ml हुआ, तो 1 लीटर कितने का हुआ? आप समझिए, इमेजिन कीजिए आप कि आप किस व्यापार की बात कर रहे हैं, किस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब जिनको देखिए, जिनको हल्ला करना है उनको तो हल्ला करना ही है, लेकिन सरकारों को हल्ले से नहीं डरना है। आप नीतियां सुस्पष्ट बनाइए, और ऐसी नीति बनाइए कि इंस्पेक्टर राज की तरह ना हो, और सीधी सरल वो हो कि नीति हो, और आदमी जो है खेती करे, चाहे वो 2 खेत करे, 5 खेत करे। हमने देखा वहाँ पे कि छोटे छोटे पॉली हाउसेज में वो उगा रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि सपोज करो कि 1000 स्क्वायर फीट का पॉली हाउस रहा होगा, तो मैंने पूछा कि आप इसमें एक साल में कितना कमा लेते हैं? तो उसने बोला आप बोलिए कितना कमाते होंगे हम? मैंने कहा जी 5 लाख रुपए। बोला नहीं, हम 25 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये है जी। तो अब जिस चीज में आर्थिक रूप से आप संपन्न हो सकते हैं, और उसमें 2 आदमी हल्ला करते हैं, उन 2 आदमी को इग्नोर कीजिए ना जी। भाई एक गुण है ना उसका, वो एक अवगुण है उसका वो, लेकिन 1500 गुण भी तो हैं। तो एक अवगुण के कारण आप 1500 गुणों को नजरअंदाज कर देंगे, मेरे ख्याल से तो व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल, ये व्यवहारिक नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर एक पौधे में 1500 गुण है, एक अवगुण है, तो उस अवगुण को साइड कर देना चाहिए। उत्तराखंड की हम बात करेंगे रतन जी, कि उत्तराखंड में संभावनाओं की बात की जाए, कितनी संभावना है हेम्प को लेकर, और इसका उपयोग किस तरीके से उत्तराखंड में हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में पॉलिसी बनी थी, और एक हेम्प एसोसिएशन भी बनी थी। अब वो बाई डिफ़ॉल्ट मेरे फार्म के ठीक सामने ही उनका भी था, लेकिन वो तो अब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए हैं मेरे ख्याल से, अब कर नहीं रहे हो काम यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या है कि जो मुझे लगता है ऐसा कि वो सक्सेस क्यों नहीं हुए होंगे, और संभावना की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ये लगता है कि हमको कोई भी काम करने से पहले उसका होमवर्क कर लेना चाहिए जी। और मेरा ये कहना है कि जिन जगहों में वाइल्ड हेम्प ऑलरेडी होती है, उन जगहों में हमको हेम्प की खेती करने से बचना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड हेम्प आएगा, क्योंकि एक बीज की जो औसत उम्र होती है वो लगभग 100 साल से ज़्यादा होती है, कि 100 साल तक अगर बीज आपने रखा हुआ तो वो जिंदा हो सकता है। तो अब
लाखों सालों से जिस जगह में खेती हो रही है वाइल्ड हेम्प की, तो उसका बीज तो जमीन में होगा, और जहां ये उसके साथ मिक्स होगा, जिस जिस खेती की हम बात कर रहे हैं हेम्प जो है इंडस्ट्रियल हेम्प की, तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। तो इसका जो नशे का जो पार्ट है वो उसमें चले जाएगा। तो नंबर एक तो ये हमें होमवर्क करना चाहिए। दूसरा जो संभावना की बात मैं कर रहा हूँ, हमारी जो वेदर कंडीशन जो उत्तराखंड की हैं हेम्प के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप जो है 1000 मीटर से ऊपर, हालांकि आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 एक्सपर्ट का कहना है कि 1000 मीटर से ऊपर अगर हम, और 7000 मीटर तक की तक हम जो है करते हैं इसको, खेती को 7000 फीट तक, सॉरी, हम करते हैं इस खेती को, मतलब 3000 फीट तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। और उनका कहना है कि उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल और J&K की जो जलवायु है वो हेम्प के लिए वर्ल्ड की बेस्ट जलवायु में से एक है, और इसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं फिलहाल फौरी तौर पे अभी। तो संभावनाएं तो अनेक हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि वो कितना इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती हैं और इसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहती है। हो सब कुछ सकता है जी। अच्छा, आजीविका की बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि हजारों लाखों रुपए में लीटर के हिसाब से तेल बिक रहा है, आजीविका की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में अगर ये शुरू होता है, लोग करते हैं, तो कितनी बढ़ेगी आजीविका लोगों की जो काश्तकार हैं इसको करेंगे? देखिए, आजीविका का जहाँ तक प्रश्न है, आजीविका का तो जैसे मैंने बताया था कि इसके बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। मतलब अभी मेरे को कुछ लड़कों ने एक हाफ जैकेट दी है, तो 12,000 रुपये उसकी कीमत है, और उसमें भी 100% हेम्प का रेशा नहीं है, उसमें ऊन भी है, कॉटन भी है मिला हुआ, तभी वो फाइन बनेगा। तो संभावनाओं की जहां तक है आजीविका की, तो हम इतने आत्मनिर्भर इससे हो सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक भी बच्चा मजबूरी में पलायन नहीं करेगा जी। एक हुआ कि प्रतिभा का पलायन है, और एक हुआ मजबूरी का पलायन है। तो हमारे यहाँ क्या है कि 90% मजबूरी का पलायन है, देखा देखी का पलायन है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम उसके जीवन को यहाँ बेहतर बना सकते हैं, उसको संभावनाएं दे सकते हैं, उसके आजीविका के संसाधन विकसित कर सकते हैं, तो क्यों जाएगा वो मजबूरी में। तो आजीविका से तो बहुत बड़ा क्षेत्र इसका पर्यटन का जुड़ा हुआ है जी। लेकिन दोनों ही विषयों में मजबूत इच्छा शक्ति की और प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता हमें है जी। अच्छा, सरकारों की बात करें, क्योंकि अब आपने जिस तरीके से बताया कि जो मजबूरन जो पलायन होता है उसको हम रोक सकते हैं, और जाहिर तौर पर अगर पलायन रुकेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इसीलिए पलायन रुकेगा। सरकारों को आखिर क्या कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते पलायन भी रुके और लोगों को इसका बेनिफिट भी मिले? देखिए, सरकारों को सबसे पहले तो जो लाइसेंस प्रणाली है उसको सरल करना पड़ेगा, नंबर एक। ये मतलब आप समझिए कि हेम्प का लाइसेंस लेना मतलब बंदूक के लाइसेंस से लेने से भी जटिल है। तो जैसे कि हम वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे गांव में बंदूकें नहीं हैं, वो भगा नहीं सकते हैं। आतंक इसलिए बढ़ रहा है, आदमखोर बाघ इसलिए बन रहा है क्योंकि जब वो लाइसेंस लेने जाता है तो इतनी जटिल प्रक्रिया है नहीं जटिल, लेकिन बनाई हुई इतनी जटिल है कि वो परेशान हो जाता है। तो सेम इसके साथ हेम्प के साथ है कि ये व्यवहारिक रूप से जटिल प्रक्रिया है कि आपको पहले आबकारी विभाग में इसको अप्लाई करना है। आबकारी विभाग में कितने लोग इसके बारे में जानते होंगे मुझे नहीं पता है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, फिर आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्वेश्चन ये है कि जब आपने अनुमति सिर्फ उस हेम्प को उगाने की दे रखी है जिसमें नशे का पार्ट है ही नहीं, तो फिर उसको तार-बाड़ क्यों करनी है उसकी, सवाल ये है। ठीक, उसमें उन्होंने क्लॉज डाला हुआ है, और वो उस क्लॉज से मैं व्यवहारिक रूप से सहमत हूं कि अगर इसमें कोई अन्य प्रजाति मिक्स हो जाती है और उसमें नशे का पार्ट बन जाता तो आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी खेती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां ऑलरेडी वो क्या वाइल्ड हेम्प है वहां करने से बचें आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको। तो संभव जैसे कि आपने पूछा है, तो अब व्यवहारिक रूप से जो है आप जो लाइसेंस प्रणाली है उसको सरल बना दीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपके पास नशे का पार्ट है ही नहीं तो लाइसेंस की जरूरत क्यों है उसको। एक दूसरा, सरकार पहले आयात करे बीज को और काश्तकार के लिए बीज उपलब्ध कराए और उसको टेक्नोलॉजी दे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो इसमें ऐसा कुछ अव्यवहारिक पक्ष भी हो सकता है, तो आप फिर पॉली हाउस के मॉडल विकसित कीजिए। मैंने देखा है अभी थाईलैंड में उन्होंने तो
एक तरह से आप समझ सकते हो कि इतनी हाईटेक खेती तो मैंने आज अपने जीवन में आज तक देखी ही नहीं है। उन्होंने किस तरह के मॉड्यूल पॉली हाउस के बना रखे हैं, लाइटों की वहाँ पे व्यवस्था, उसके इरिगेशन की व्यवस्था, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, मतलब हर चीज़, मतलब वो फिट है, मतलब मैकेनाइज है हर चीज़। और काश्तकार कर रहे हैं, खुश हैं। अच्छा, बैंकॉक का आप जिक्र कर रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आर्थिकी की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि बैंकॉक पर्यटन हब है, लेकिन अगर जो हेम्प की खेती है, हेम्प की खेती से उनकी जो आर्थिकी है उस पर क्या कोई असर पड़ रहा है? देखिए, असर 100% असर पड़ रहा है। अब जिस चीज़ के लिए यहाँ हल्ला होता है, मतलब नशे का पक्ष की अगर बात करें तो पर्यटन हब है। अब अगर पर्यटन यदि आप करना चाहते हैं तो आप ये समझेंगे कि आदमी तिलक लगा के घंटी बजाएगा तो व्यवहारिक नहीं है, फिर वो तो होगा नहीं। तो वहाँ पे तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ओपन है, कियोस्क हैं इसके जगह जगह में, लोग ठेले लगा के बैठते हैं एक ही चीज हर प्रोडक्ट के। ये मैंने कहा था ना कि 1500 अगर उसके गुण है तो एक अवगुण है। तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक तरह के लोग तो होते नहीं है, तरह तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग उसको भी पसंद करते होंगे, वो लेते होंगे। और जहाँ तक उनकी आजीविका का प्रश्न है, तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप कितना कमाते हो। उन्होंने कहा तुम बताओ। मैंने कहा 5 लाख। नहीं, हम 25 लाख रुपए कमाते हैं। तो कमाता होगा तभी तो बोला उसने, नहीं तो उसको मेरे से गलत बोल के क्या होना था। संभावनाएं अनेक है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, व्यवहारिक इच्छा शक्ति की, नीतियों की। बिल्कुल, इच्छा शक्ति की आवश्यकता। कोई मैसेज और कोई सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को? देखिए, मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि जिस तरह से कि आवारा पशुओं और वन्य जीवों का आतंक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, उससे उसके आतंक से धीरे धीरे कृषि जोत कम होती जा रही है और खेत बंजर होते जा रहे हैं। हेम्प एक ऐसा पौधा है जिसको कि जानवर नहीं खाते हैं और ये औषधीय पौधा है। इसके एक अवगुण को आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए, इसके औषधीय गुणों को आप हाईलाइट कीजिए। तो मैं ये चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में तो हेम्प की खेती को प्रमोट करने के लिए सरकार को नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे और इसको प्रायोजित करके और इसके सीड को मंगा के किसानों को वितरित करके हेम्प की खेती करानी चाहिए, ताकि लोग पर्वतीय क्षेत्रों में जो है आजीविका के क्षेत्र में जो है अपना सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, और जो मजबूरी का और देखा देखी का जो पलायन है वो रुक सके। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रतन असवाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपना जो सफर था बैंकॉक का वो हमारे साथ साझा किया, और किस तरीके से जो हेम्प की हम बात करते हैं, हम नशे का प्रचार नहीं कर रहे, हम आपको जानकारी दे दें, लेकिन हाँ, जो अवगुण है उसको आप हटा दीजिए, और जो गुण है 1500 से ज्यादा गुण है इस औषधीय पौधे में। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार इसको फोकस करे, सरकार इस पर अपना ध्यान दे, तो कई ऐसे मजबूरी वाले पलायन के लोग हैं जिनका पलायन भी प्रदेश से रुकेगा। लोगों को मवेशियों और जो जंगली जानवर हैं उनसे भी यहां पर निजात मिलेगी, और उसके साथ साथ रोजगार भी उत्तराखंड में लोगों को मिलेगा, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।